अच्छा जी, सूफी मुस्लिम को लेते हैं। को लेते हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी भाई। एको तो नहीं हो रहा? हाँ, एको हो रहा है। एको हो रहा है? चलें, थोड़ा सा हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आप चलें, रिलीजन तो मान लिया गलत है, ठीक है, पर स्पिरिचुअलिटी गलत नहीं है। आप प्रूव नहीं कर सकते गलत, वो साइंस के साथ जाती है, आपके साइंटिस्ट भी मानते हैं क्या स्पिरिचुअलिटी है क्या? क्या कि खुद को जानना, ये कि कॉन्शियसनेस जो है ये दिमाग में नहीं है, बाहर से आती है। नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं कहता कि बाहर से आती है। नहीं कहते हैं, मैं क्लोजर टू ट्रूथ एक चैनल है, उनमें कहते हैं। क्लोजर टू ट्रूथ चैनल है? मतलब पेज है यूट्यूब पे। नहीं तो किसी चैनल ने कह दिया तो हम उसको मान लेंगे? वो साइंटिस्ट से इंटरव्यू लेते हैं। नहीं, वो इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर बड़े। तो आप बताएं फिर कैसे मैं बता कॉन्शियस हो देता गया हूँ, मैटर? मैं बता देता हूँ। नहीं तो कैसे हो गया का मतलब ये तो नहीं है कि वो बाहर से आती है बोलो। नहीं, चलें आप एक्सप्लेन करें। मैं आप जो बात पूछ रहे हैं कॉन्शियसनेस की बात करें, कॉन्शियसनेस के ऊपर एक है कि एक्सटर्नल हो सकती है, नॉन लोकल हो सकती है, या लोकल हो सकती है। जितना एविडेंस हमें मिलता है वो सारा हमें एविडेंस यही मिलता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो लोकल है। मीनिंग इसका ताल्लुक आपके ब्रेन से है। आज तक मैंने किसी साइंटिस्ट को नहीं सुना जो ये कहे कि कॉन्शियसनेस नॉन लोकल है। ये नॉन लोकल का जितना आइडिया आता है बाहर के लोगों से ये आता है, या धार्मिक लोगों से आता है, या कोई ऐसे लोगों से आता है जो खुद थोड़े स्पिरिचुअल किस्म के होते हैं। लेकिन किसी साइंटिस्ट ने आज तक ये प्रूव नहीं किया कि कॉन्शियसनेस आपके बाहर से आती है। आज तक किसी ने नहीं प्रूव किया। आप अपने दिमाग पे हथौड़ी मारें, आपकी सारी कॉन्शियसनेस निकल जाती है। आपके दिमाग में अगर आपका दिमाग अगर ना हो तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है। आपकी कॉन्शियसनेस के जो लेवल है कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, वो जितना कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता जाता है उतनी कॉम्प्लेक्स आपकी कॉन्शियसनेस भी होती रहती है। सेल्फ अवेयरनेस जिसे कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस में भी आगे फर्दर डिनोमिनेशन है जिसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। जैसे कॉन्शियस तो मक्खी भी है, कॉकरोच भी है, लेकिन वो सेल्फ अवेयर नहीं है। वो सिर्फ अपने हालात को इंस्टिंक्टिवली तौर पे उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो कि अगर उसकी बिजली है, अगर उसको भूख लग रही है तो वो इंस्टिंक्टिवली अपने प्रे की तरफ जाएगा। अगर उसको आग महसूस हुई है तो वो इंस्टिंक्टिवली उससे दूर भागेगा, प्रे से इंस्टिंक्टिवली दूर भागेगा। सेल्फ अवेयर वो होता है जो जानदार सोच समझ के प्लानिंग करके उसको एहसास होता है अपनी सराउंडिंग का, वो प्लानिंग करता है। इसके 5 या 6 जानदारों को कहा जाता है जो सेल्फ अवेयर है। ये एक हायर फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो इसमें किसी में भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता कि ये नॉन लोकल हो। जो नॉन लोकल वाले जो कहते हैं ना, जिसको आप स्पिरिचुअलिटी कह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। क्या किसी ने आज तक एक्सप्लेन नहीं किया? अभी मैंने आपको भी पूछा कि क्या है स्पिरिचुअलिटी, आपने कहा कि फिर आप बताएं कि मैटर में कॉन्शियसनेस कैसे आ जाती है। मैटर के अंदर क्या न्यूरॉन्स चल रहे हैं? क्या मैटर के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स चल रहे हैं जो हमारे ब्रेन में चल रहे हैं? क्या पत्थर में ये काम हो रहा है? ऑब्वियसली नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई पत्थर इज नॉट कॉन्शियस। और आपके दिमाग में हो रहा है जो इतने भी चाहे प्रिमिटिव ब्रेन स्ट्रक्चर्स हो, ब्रेन सेल्स हो, या बड़ा ब्रेन हो ह्यूमन बीइंग की तरह का, तो उसके अंदर उतने कॉम्प्लेक्स नर्व एंडिंग्स, उतने कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन हो रही है। एज अ रिजल्ट वी नो दैट वी आर कॉन्शियस। तो इसमें क्या मुश्किल है? एक और भी छोटा सा कॉन्टेक्स्ट जी जी बोले। कि आखिर अगर अगर कॉन्शियसनेस नॉन लोकल हो तो इसकी क्या वजह है कि बच्चा जब बिल्कुल पैदा होता है तो उसकी कॉन्शियसनेस का वो लेवल नहीं होता। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको अपनी सराउंडिंग्स का, अपनी हर हर चीज का आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे ब्रेन डेवलप हो रहा है वैसे वैसे उसकी कॉन्शियसनेस, जैसे जैसे उम्र में एक्सपीरियंस आ रहा है उसकी सेल्फ अवेयरनेस और बाकी चीजों की अवेयरनेस भी बढ़ रही है। तो फिर अगर नॉन लोकल है तो एक बार ही आ जानी चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और बच्चा जो है, बच्चा भी जब पैदा होता है वो इंस्टिंक्टिव होता है। वो रिएक्ट कर रहा होता है अपनी सराउंडिंग्स पे। उसको चूंटी काटेंगे आप तो चुटकी काटेंगे तो वो रोने लग जाएगा। उसको गर्मी लगेगी, वो दूर होने की कोशिश करेगा, लेकिन बल्कि वो दूर भी नहीं हो पाता, लेकिन वो अगर हो सकता हो तो वो होएगा। लेकिन उसको इस चीज का एहसास नहीं होता कि मेरी सराउंडिंग्स क्या हैं। और आपको इसीलिए किसी बच्चे को याद है कि वो अपने पहली सालगिरह वाले दिन क्या कर रहा था, या अपने पहले दिन क्या कर रहा था? मेरी बात और सुनो। इसके ऊपर बकायदा स्टडीज भी हैं कि किस किस एज के ऊपर बच्चे को किस किस किस्म की अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। जी भाई बात करें। यार इस तरह तो मैं भी एक एनालॉजी दे सकता हूँ कि एक जिस तरह रेडियो होता है वो वेव्स को परसीव करता है, तो दिमाग भी तो कॉन्शियसनेस को परसीव कर सकता है। अगर रेडियो को तोड़ दो तो वो वेव्स भी गायब, मतलब के वेव्स तो होती हैं पर वो उसका कोई परसीवर नहीं होता।
ना तो आप वेव्स को प्रूव कर देते हैं ना, तो आप प्रूव करें ऊपर से कोई चीज़ आ रही है, कोई ये बड़ा मैंने आर्गुमेंट सुना है कि जी एंटीने लगे हुए हमारे दिमाग में, वो एंटीने कैप्चर कर रहे हैं लोकल एक जो नॉन लोकल कॉन्शियसनेस की जो बात करते हैं ना, यूनिवर्सल है एक कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल, जितना इसकी गहराई में जाएंगे उतना वू वू होता जाएगा, उतनी हवाई फायर होते जाएंगे। तो बंदा पूछे आपके ख्वाब उसको क्यों नहीं आ रहे, वो कहता है ख्वाब उसका उसको आ रहा हो, उसका ख्वाब उसको आ रहा हो, जिसका जो रीइंकार्नेशन का आर्गुमेंट वो यही देते हैं यार, वो ऐसे ही है, वो कॉन्शियसनेस ना जंबल अप हो गई है, उधर से निकल के उधर निकल गई है। रूह का जो कॉन्सेप्ट है इसका कोई एविडेंस नहीं है भाई, जिस दिन आप एविडेंस कर देंगे रेडियो वेव की तरह तो हम मान लेंगे। तो ये फिर जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें फिर ये कॉन्शियसनेस अल्टर्ड कैसे हो जाती है उनकी? बड़ा और आसान उनका तरीका है, अभी जाके आप कोई साइकेडेलिक लें, आपको लग पता जाएगा, वो सिर्फ उसका दिमाग के केमिकल्स के साथ उसका ताल्लुक है। आप लोग इसको अल्टर फास्ट ट्रैक करने के लिए सिलोसाइबिन और ये एमडीएमए वगैरह लेते हैं, तो श्रूम्स लेते हैं, तो वो डिफरेंट लेवल उसकी अल्टरेशन होती है उनकी उसमें उनकी कॉन्शियसनेस अच्छा, की। मैंने ये पढ़ा भी है और खुद भी एक्सपीरियंस किया, जब आप खामोश हो जो या फुल मेडिटेट करो तो आपको एक आवाज आती है, तो वो कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस की आवाज है। पता नहीं यार, हमें तो नहीं आई कॉन्शियसनेस की आवाज़। कॉन्शियसनेस की आवाज़ तो यही होती है कि आप मेडिटेट जिसे कर रहे हैं, मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि आपने अपने माइंड को टोटली एम्प्टी करना है, आपने कोई फीलिंग आपने महसूस नहीं करनी, और आपने उसको आइसोलेट करना है कि अगर ये मेरे जो बटॉक्स हैं इस वक्त चेयर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इस वक्त मैंने हर चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना, आइसोलेट करना, और फिर मैंने उसको भी निकाल देना। तो वो एक स्टेट है, जैसे मैंने आपको बताया लोग उसको रेप्लिकेट करते हैं श्रूम्स लेके, कुछ साइकेडेलिक्स लेके, तो और वो एक्सपीरियंस एक ऐसा ही है जो कि लोग करते हैं, लेकिन उससे एक बात तो तय है कि जो भी है वो आपकी एक ब्रेन की एक्सरसाइज है जिससे आप उसको अल्टर कर रहे हैं, तो इससे नॉन लोकल तो नहीं बनती कोई भी चीज़। अच्छा, तो फिर ये नॉन डुअलिटी सब कुछ फॉल्स है? obviously bullshit, इसका कोई एविडेंस अच्छा, नहीं है, इसका कोई तो ये सैम हैरिस क्यों पंगे लेता है स्पिरिचुअलिटी से जब ये है ही साइंटिस्ट? नहीं, सैम हैरिस उसको नॉन लोकल तो नहीं कहता। क्या वो कहता है कि इमर्जेंट प्रॉपर्टी है? नहीं, वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहता है, लेकिन वो इमर्जेंट ब्रेन से मर्ज होती है ना। तो वही ब्रेन से ही राइज होती है न्यूरल एक्टिविटी से। हाँ, तो ये तो हमें भी पता है, हम भी तो कह रहे ये हैं। फिर सेल्फ ट्रांसेंडेंस ऐसी गप्पे क्यों छोड़ता है? ये क्या होता है जी? नहीं, तो आपकी डिफरेंट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, एको हो रही है, वो आपके डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड है ना। जैसे आपको बताया कि इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो आपके ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटी से इमर्ज होती है, अब आप उसको ऑल्टर करते हैं, आप एक नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस को फील करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ड्रग से रेप्लिकेट हो जाती है। तो ये जो भी है हो इधर ही रहा है, ये इधर ही हो रहा है। जब बंदा ड्रंक होता है, वो शराब पीता है, वो जाती तो नीचे पेट में, आपके दिमाग को क्यों ऐसे ऐसे हो रहा होता? दीज आर ऑल कॉन्शियसनेस ऑल्टरिंग एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज हैं जिसे आप तो वो तो अननेचुरल हुआ ना फिर, जो स्टेट है। एक इनको हलाल एक्सपेरिमेंट भी दे देते हैं साइकेडेलिक्स और शराब के अलावा। आप ऐसा करें, आप यानी कि चक्कर लगाएं, चक्कर समझते हैं ना, गोल गोल घूमी जाए काफी सारे चक्कर लगाएं, चक्कर आने लग जाते हैं। हाँ, तो चक्कर तो दुनिया आपके लिए घूम रही होगी, लेकिन दुनिया एक्चुअली नहीं घूम रही, यानी कि आपको ये परसीव हो रहा है, आप परसीव कर रहे हैं आप। हाँ। अच्छा, तो फिर इसका मतलब कि ये स्पिरिचुअलिटी भी गापी है? हमारे ख्याल से बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव, कोई एविडेंस नहीं है? कोई एविडेंस नहीं। तो ये फिर लोग इतना क्यों, आप इन पे डिबंक करें ना, क्यों इतने ये जो हम नॉट रिलीजियस हम स्पिरिचुअल, ये ऐसे क्यों इतने इंटेलिजेंट लोग भी अंदर कीड़े मार रहे हैं? ये क्या इनको मिस्टिसिज्म जिसे कहते हैं? अच्छा, ये क्वांटम फिजिक्स से इसे क्यों रिलेट कर देते हैं? क्वांटम फिजिक्स में जैसे जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो पार्टिकल कैन बिहेव लाइक वेव एंड पार्टिकल, हाँ, ये वाला उसको ये यूज करते हैं, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट जिसे कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो इट मींस कि ये ना एक ही चीज की टू प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसी तरह वो कहते हैं कि जो चीजें हमें समझ नहीं आती और जो कॉमन सेंस से एक्सप्लेन नहीं होती, वो उसका भी आर्गुमेंट वो बनाते हैं, जो गॉड ऑफ द गैप्स का आर्गुमेंट है, तो उसको बीच में यूज करते हैं। अब पता नहीं वो क्यों ये बात करते रहते हैं बार बार। श्रोडिंजर्स कैट की एग्जांपल बड़ी बार बार देते हैं। तो वो सारी क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि माइंड क्रिएट्स रियलिटी। तो ये तो मतलब कि आपकी मैटर से भी जो सटलेस्ट फॉर्म है वो क्या है? वो एटम है, पर वो स्ट्रिंग थ्योरी में कह रहे थे वाइब्रेशंस है।
क्या है वो? स्ट्रिंग थ्योरी इज नॉट प्रूवन। अच्छा, तो आप जो प्रूवन है क्या है? सबसे छोटी फॉर्म क्या है? जो भी होगी, इट डजंट मेक नहीं नहीं, अभी कॉन्शियस प्रूवन क्या है? आई थिंक मेरे को क्वार्क्स को ही कहते हैं। अच्छा, तो मतलब कि इमटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, मटेरियल ही है। हम तो इसको मटेरियल ही कहेंगे, और मटेरियल में भी जो शेप्स हैं वो, अब जैसे डार्क मैटर है वो नॉर्मल मैटर नहीं है, और यूनिवर्स का मतलब मेजॉरिटी फिजिकल है ना, है तो फिजिकली, उसको नहीं, prove लेकिन कर अब सकते हैं। डार्क मैटर को एक्सप्लेन नहीं ना किया जाता, किया जा सकता है ना थ्रू नॉर्मल फिजिकल मींस। तो अब वो क्या है, अब ये देखें, इसमें इसके पीछे एक प्रिंसिपल है। अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वैसे तो एंटी मैटर एक्सप्लेन किया जा सकता है, हालांकि वो ऑपोजिट ऑफ मैटर है, बट इट इज अ फिजिकल एंटिटी। लेकिन डार्क मैटर क्या है, इसका नहीं किसी को समझ है, इसलिए उसका नाम भी उन्होंने डार्क मैटर रखा हुआ है। तो जब हमें किसी चीज का नहीं पता होता ना, तो साइंटिस्ट वहां पे ब्रेक मार देता। साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि इसका मतलब ये हुआ होगा, और उसको मान लेते हैं, और उसको मान के वो आगे से इतनी इतनी बातें छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यही है, मान लो कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉन लोकल एंड इट इज फ्लोटिंग अराउंड इन द यूनिवर्स। वो दीपक चोपड़ा चला जाएगा उधर, वो कहेगा जी इवन एटम्स आर सेंटिएंट। सारी चीजें जो है ना, ये जंप जो मारते हैं ना, हमें प्रॉब्लम होती है ये उनसे। वननेस करते रहते। आप बकवास करते हैं वननेस, ऐसे वननेस किथों आ गई वननेस। वही मैं कहता हूँ, वननेस अगर वननेस किसी की है तो भाई बताओ, इसका मतलब हमारी जो वेव्स जो ऊपर जो हम अगर कैप्चर कर रहे हैं, हमेशा हमेशा मुझे अपनी मेमोरीज ही क्यों आती हैं, मुझे आपकी मेमोरीज क्यों नहीं आती? अगर वो ऊपर शुमाओं का चक्कर है। ये तो रेडियो की जो आपने एग्जांपल दी थी ना पहले, रेडियो भी कभी कभार वो फलानी फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा होता है तो कुछ और मिक्स हो जाता। जब हम वो वॉकी टॉकी यूज करते होते थे, कभी कभार पुलिस की कॉलें बीच में आ जाती थी, पुलिस का रेडियो आ जाता था। ये क्या बात हुई? ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा, ये फिर एक बात बताएं कि ये जो श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट था, और काफी ज्यादा साइंटिस्ट थे, ये फिर ये स्क्रिप्चर्स को वो क्यों हिंट करते हैं? ये खुद जान के करते हैं या जान के लोगों ने खुद बनाया हुआ है कि ये करते हैं? कुछ साइंटिस्ट भी हैं जो स्क्रिप्चर्स को वो करते हैं कि इनसे हमने पढ़ा है, ये प्रूव करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमने पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्ल सेगन का बड़ा मशहूर है कि वो कहता है कि जो ईयॉन्स जो हिंदुइज्म में एक्सप्लेन किए गए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, और वो तकरीबन 14 बिलियन ईयर्स अगो तक हमें ले जाते हैं, लेकिन आई थिंक इट टेक्स यू 9 बिलियन ईयर्स और समथिंग। लेकिन वो कहता है कि ये बड़ी हैरत की बात है कि बाकी रिलीजन्स जो हज़ारों सालों में डिस्कस कर रहे हैं इसको, ये कुछ दिनों में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदुइज्म है वो उसको बिलियंस ऑफ ईयर्स में डिस्कस कर रहा है। पहली बात, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स है ना, वो उसने भी किसी की इंटरप्रिटेशन पढ़ी है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक्चुअल वेदास में कहीं पे बिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है। वो जो ट्रांसलेशन है उन्होंने बना के वो असर्शंस ही हैं। तो उसने उसको प्रेज किया, लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने उस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि हाँ, इन लोगों को ऑब्वियसली ये कुछ नहीं पता था, एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस है अगर ऐसा है भी, क्योंकि 8 बिलियन ईयर्स, अगर बिलियन, इट्स इंप्रेसिव कि बिलियंस ऑफ ईयर्स में इसकी बात हो रही है। वो लेकिन वो दूसरा ओपनहाइमर था, ओपनहाइमर को भी कहते हैं जी ये वो जी उसने उस पर। साइंटिस्ट की प्रॉब्लम ये होती है, साइंटिस्ट जो होता है ना थोड़ा सा, क्योंकि साइंस इतनी ड्राई होती है, और मैं ये अक्सर सोचता था कि साइंटिस्ट हमें एनालॉजीज पे क्यों इतना लेके जाते हैं। यानी अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सप्लेन करेगा, वो एक सीरीज आती थी यूनिवर्स, और इस तरह के बहुत सारे आप देख सकते हैं, और समझने में आसानी आती है, वो आपको बहुत सारी रियल वर्ल्ड की एनालॉजीज देते हैं। तो साइंटिस्ट में कीड़ा ये भी है कि वो बहुत सारी आपको ना मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, उसमें एग्जाम्पल देते हैं। मसाला डालते हैं, आप कह सकते हैं मसाला। आप जैसे आइंस्टाइन को क्या मुसीबत पड़ी थी, गॉड डज नॉट प्ले अ डाइस, हालांकि वो उस गॉड की बात ही नहीं कर रहा। द यूनिवर्स इज गॉड, गॉड वर्ड बोलने की क्या जरूरत है भाई आपको? वो उसको आप लोगों को साथ कनेक्ट करने में एक बड़ा मजे का मैं मिचियो काकू ने कहानी सुनाई थी बहुत पहले। उसने कहा था कि पार्टिकल एक्सेलरेटर जब लार्ज हेड्रॉन क्लाइडर की तरफ चले गए, तो उसने कहा कि हम चाहते हैं कि ये यूरोप में जा रहा है, हमें अमेरिका में रखना चाहिए जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है। उससे पहले टेक्सास में था, और लेकिन ये लार्ज हेड्रॉन क्लाइडर बहुत बड़ा, पूरी दुनिया के साइंस। तो वो कांग्रेस में लेके गए साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि हमें फंडिंग चाहिए, हमने पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाना। तो कांग्रेसमैन ने कहा कि भाई फिर से आ गए हो पार्टिकल एक्सेलरेटर के पैसे मांगने, भाई क्या इससे हमें क्या डिस्कवर होगा? कांग्रेस में लेके गया पार्टिकल एक्सेलरेटर को, वो कांग्रेस वाले ने कहा यार ये क्या मुसीबत है।
तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो बाहर आया तो वो मिचियो काकू कहता है कि हमने फिर बाद में उसको समझाया, उस साइंटिस्ट को समझाया कि तुम, जब उसने पूछा ना कि इससे क्या मिलेगा, हाँ नहीं उसने पूछा, कांग्रेस वाले ने पूछा क्या मिलेगा, पार्टिकल इतने हमने बनाए इससे क्या मिलेगा, उसने कहा जी हमें ये पता चलेगा एटम की इलेक्ट्रॉन की स्पीड और हम क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट चले। उन्होंने कहा चल पा जाता हूँ, कोई नहीं देना और पैसे। तो उसने कहा आपने जो बाहर आया उसने बाद में बताया कि आपको ये कहना चाहिए था कि हम अगर ये पार्टिकल एक्सेलरेटर बना लेंगे तो वी कैन रीड गॉड्स माइंड, हम खुदा के माइंड को भी समझ जाएंगे। तो ये उनको ना लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, और बात सही है वो, क्योंकि कांग्रेस में सारे लोग गॉड बिलीवर्स बैठे हुए हैं, ये जितने पॉलिटिशियंस होते हैं अमेरिका में, स्पेशली अमेरिका में वो सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस ही होते हैं। तो शायद ये इसको मिस्टिसिज्म पोएटिक सेंस में लगाने के लिए ज़्यादा बीच में बोलते हैं, जो कि रिचर्ड डॉकिंस ने कहा था कि आई होप कि साइंसदान जो है ना ये इस तरह की चवलियां ना मारा करें टू साउंड वेरी, क्योंकि साइंटिस्टों के ऊपर इल्जाम होता है बड़े ड्राई होते हैं, बड़े मटीरियलिस्टिक होते हैं, इनको कोई ज़ौक नहीं होता इनके अंदर। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दे प्रॉब्ली यूज दैट। अच्छा, इसका एक और आर्गुमेंट है कि अगर साइंटिस्ट नहीं पढ़ के इन्वेंशन की तो जो आपके वो पूर्वज थे उन्होंने क्यों नहीं क्वांटम फिजिक्स बना ली? किताबें तो उन्होंने लिखी थी ना, तो साइंटिस्ट ने क्यों बनाई? ये भी हम कह सकते हैं कि जब साइंस प्रूव कर देती है तो फिर कहते हैं ये यहाँ लिखा हुआ था, जब साइंस प्रूव नहीं करती तो कहते हैं ये, उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इतने मतलब कि देखने में तो स्यूडो इंटेलेक्ट लोग लगते हैं पर उनकी बातें मजे की लगती हैं, जिस तरह सदगुरु हो गया, तो ये मतलब कि ये पैसे कमा रहे होते हैं सिर्फ, ये क्या है कि गॉड को नाम देके कॉन्शियस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, पर बातें तो उस मजे की कर रहे होते हैं। नो दे बिलीव इन दिस, वो बिलीव करते हैं ना, ये एक सोचने का अंदाज है, उनको लगता है, उनको वाकई कैसे लगता है। और मजे की बात है कि जो रिलीजियस लोग, जो भी उनके बड़े बड़े थिंकर्स जो आते हैं, सदगुरु की फैमिली हिंदू थी और उनकी हिंदुइज्म की एक्सटेंशन है, और चाहे वैसी अगर हो तो उसकी एक्सटेंशन इस्लाम की, उसकी फिलॉसफी भी इस्लाम से इंस्पायर्ड होगी। बड़ी मजे की बात है कि इन्हीं को कौन से वो ये बड़ी जो स्टडी देते हैं ना उसकी पुण्य जन्म की, कि उसने 6000, मुझे भूल जाता उस बंदे का नाम हमेशा, 6000 केस स्टडीज उसने की। ये सारे लोग जिनका पुण्य जन्म हुआ वो सारे लोग ऐसे थे जिनको रीइंकार्नेशन के, मोस्टली तो 95% लोग तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के थे, और जिन्होंने को एक आधा गोरे भी, जो कुछ लोग गोरे भी थे बीच में, वो सारे वो लोग थे जिन्होंने हिंदुइज्म और रीइंकार्नेशन वगैरह की स्टोरियां समझी हुई थी, सुनी हुई थी। यानी कभी किसी एबोरिजिनल को नहीं आया ये ख्याल पुण्य जन्म का, या किसी लैटिन अमेरिकन को उससे पहले नहीं आया। तो ये anyway, I have to wrap this up, बहुत लंबी होगी आपकी बात। अच्छा, एक लास्ट बात। नहीं बस खत्म। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।